हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। आज फिर से हम यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और जिस किसी ने भी पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो इसी चैनल पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम फिर से आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट होगा यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज जो इडियम है, इसका क्या मीनिंग होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके पास: टू अपोज रेजोल्यूटली, टू अंडू, टू गो टू डिस्ट्रक्शन, या नन ऑफ द अबव। इस नोट का मतलब है नन ऑफ द अबव। आप सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शंस है आपके पास: टू अपोज रेजोल्यूटली, टू अंडू, टू गो टू डिस्ट्रक्शन, या नन ऑफ द अबव। विच इज योर राइट आंसर? ओके, इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी मीनिंग टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का नहीं है। तो फिर टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू गिव अप। ठीक है, टू गिव अप फ्रॉम एनी कॉन्टेस्ट या एनी कॉम्पिटिशन। ओके, तो गिव अप करने को ही हम टू थ्रो अप द स्पॉन्ज बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। A collection of small colored flags is called। जो स्मॉल छोटे छोटे कलर्ड फ्लैग्स का जो एक कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है: ट्रूप, ठीक है, बॉल्टेरी, नेक्स्ट है हमारा बंटिंग, नन ऑफ द अबव। क्या होगा हमारा राइट आंसर? अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स। Which is your right answer? Yes, this is called bunting। अच्छा, आपको बताना है ट्रूप किसे कहते हैं। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज एन एडिटर, निसीम एजिकल was not associated with which of the following periodicals। एक एडिटर के रूप में निसीम एजिकल कौन से पीरियोडिकल्स मतलब कौन सी मैगजीन से नहीं जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। ध्यान रखना है, इसमें नोट दिया है स्पेशली, इसको ध्यान में रखना होता है। ऑप्शंस हैं: क्वेस्ट, इम्प्रिंट, पोइट्री इंडिया, ओपिनियन। क्या होगा इसका राइट आंसर? निसीम एजिकल कौन सी मैगजीन या कौन से पीरियोडिकल से नहीं जुड़े हुए थे? देखिए, निसीम एजिकल का नाम, बहुत ही फेमस राइटर है निसीम एजिकल, और ये इम्प्रिंट से स्पेशली जुड़े हुए थे, बिल्कुल करेक्ट है ये। और पोएट्री इंडिया से भी ये जुड़े हुए थे और क्वेस्ट से भी जुड़े हुए थे। लेकिन ओपिनियन का नाम हमें कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओपिनियन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ टू गिव अ वाइड ब्रेथ, टू गिव अ वाइड बर्थ इज। एक इडियम दी है टू गिव अ वाइड बर्थ, इसका मीनिंग बताना है। क्या होगा इसका मीनिंग? टू कीप वन एट अ डिस्टेंस, टू कीप वन एट अ डिस्टेंस, टू टेक अनडू एडवांटेज, टू नो अनडू द रियल फीलिंग, और लास्ट ऑप्शन आपका है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप इसे तो ना ही मान के चलें तो ही बेटर है। अब 3 ऑप्शंस बचते हैं आपके पास। क्या होगा राइट आंसर? टू गिव अ वाइड बर्थ। विच इज योर राइट आंसर? टू गिव अ वाइड बर्थ, जैसा कि वाइड से ही समझ में आ रहा होगा आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू कीप वन एट अ डिस्टेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देयर वॉज अ बर्थ, सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट, देयर लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये एक लाइन है, देयर वॉज अ बर्थ, सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट। ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है टेनिसन्स यूलिसिस, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड, टू नो द रियल फीलिंग, या नन ऑफ द अबव। विच इज योर राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, पहला है टेनिसन्स यूलिसिस, बी है मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन। ना तो ये यूलिसिस में मिलती है लाइन, ना ही रीगेन में मिलती है। थर्ड है टू नो द रियल फीलिंग, दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन है इसमें नन ऑफ द अबव। अब हम ये देखें अगर कि ये लाइन कहाँ पर मिलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इनमें से तो कोई है नहीं, तो कहाँ मिलती है ये लाइन? देयर वॉज अ बर्थ, सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट। यस, ये लाइन है टी.एस. इलियट की। इलियट ने ये लाइन्स लिखी हैं, और कौन से वर्क में लिखी हैं? तो ये वर्क है जर्नी ऑफ द मैगी में। ठीक है, जर्नी ऑफ, सॉरी मैं दोबारा से लिख देती हूँ, इलियट ने लिखी है, ये तो आपको कंफर्म हो ही गया। और इनके वर्क का नाम है जर्नी ऑफ द मैगी, जर्नी ऑफ मैगी। ओके, इस वर्क में ये लाइन देखने को हमें मिलेंगी। इलियट की बहुत ही फेमस लाइन है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अब नीचे दी हुई लाइन्स में से कौन सी लाइन्स वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी हुई हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन है इफ एनीथिंग इज सैक्रेड, ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड। बी है until we hardly see we feel that it is there। सी है to symphony with hope and fears it headed not। और डी है none of the above। यस, इसे कट कर देते हैं और ऑप्शन डी यहाँ से होगा। ऑप्शन डी है ये none of the above। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? ये ऑप्शन डी है। इफ एनीथिंग इज सैक्रेड, ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड। क्या ये लाइन्स वॉल्ट विटमैन की हैं? यस, दीज लाइन्स बिलोंग टू वॉल्ट विटमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इफ एनीथिंग इज सैक्रेड, ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट अपीयर इन द इंट्रोडक्शन टू टेनिसन्स इन मेमोरियम। कहा गया है कि नीचे दी गई जो एक्सप्रेशंस हैं, इनमें से कौन सा अपीयर नहीं होता है। स्पेशली नोट पर फोकस करना है, कौन सा अपीयर नहीं होता है, कहाँ पर? इंट्रोडक्शन टू टेनिसन इन मेमोरियम में। ठीक है, देख लेते हैं लाइन्स। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, इमॉर्टल लव, आर विल्स आर्स टू मेक देम थिन, द रूट्स आर रेफ्ट अबाउट द बोन्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? हमें ये बताना है बेसिकली कि इन मेमोरियम में इनमें से कौन सी लाइन नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, और आप वीडियो को पॉज कर कर खुद आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, और फिर बाद में मैच किया कीजिए कि कौन सा मतलब हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेनिसन के इन मेमोरियम में। यस, इसमें जो टेनिसन के इन मेमोरियम में कौन सी लाइन देखने को नहीं मिलती है? देखिए, द रूट्स आर रैप्ड अबाउट बोन्स, हाँ ये बिल्कुल मिलती है लाइन। द स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमॉर्टल,
ये भी है। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आर बिल्स आवर विल्स आर अवर्स टू मेक देम थिन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रखते हैं। द रूट्स आर रैप्ड अबाउट द बोन्स, और इसे एक बार आपको रेक्टिफाई करना है, देखना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। अब ये जो पेयर्स दिए हैं इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है, मतलब उनके पब्लिकेशन ईयर दिए हैं और वर्क हैं। तो देख लेते हैं। प्रॉम्थियस अनबाउंड 1820, हेलस 1822, एडोनियस 1823 एंड अल्स्टर 1816। विच इज नॉट राइट? बताइए किसका पब्लिकेशन ईयर गलत दिया हुआ है यहाँ पे। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडोनियस। अच्छा, एडोनियस वर्क किसने लिखा है? यस, ये है शैली का वर्क, ठीक है। और कब पब्लिश हुआ था? अगर पब्लिकेशन ईयर ये नहीं है तो ये पब्लिश कब हुआ था? हाँ, ये पब्लिश हुआ था 1821 में, और इसे पीवी शैली ने जॉन कीट्स के लिए लिखा था। ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि एडोनियस किसके लिए लिखा था शैली ने? जॉन कीट्स के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसे देख लेते हैं। थायरिसिस वाज रिटन बाय अर्नोल्ड। थायरिसिस जो है रिटन किया गया था किसके द्वारा? अर्नोल्ड के द्वारा। टू कमेमोरेट हिज फ्रेंड्स आर्थर हग काल्फ who had died in 1861 at the age of, उनकी मृत्यु जो हुई थी A.H. क्लफ की, उनकी मृत्यु कब हुई थी, मतलब कितने साल की उम्र में हुई थी, ये हमें बताना है। 43 की एज में, 40 की एज में, 42 या 44? विच इज योर राइट आंसर? क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। बताइए। और अगर आपने मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करनी है आपको। ओके, बताइए कितने साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी? तो मतलब 42 की एज में। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। His story requires Romans and kings, but he thinks only on men, who remarked it for William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के लिए ये कोटेशन किसने दी है? देखिए, विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट्स लोगों ने किए हैं और बहुत सारी प्रेजेस भी दी हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और मैंने इन कमेंट्स को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है जो 2 पार्ट्स में है। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी शेक्सपियर के बारे में ये कमेंट्स है। ये कमेंट किसने किया है? हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शंस हैं, बेन जॉनसन है, ड्राइडन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है या मैथ्यू आर्नोल्ड है। विच इज़ योर करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अच्छा, विलियम शेक्सपियर को लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक किसने कहा था? ये कहा था बेन जॉनसन ने, ठीक है। और मैथ्यू आर्नोल्ड की कोटेशन क्या है? उनकी है अदर अवॉइड्स आर क्वेश्चन दाउ आर्ट्स फ्री। ये किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल? ये किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में? द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल। ऑप्शंस हैं डॉक्टर जॉनसन,
ड्राइडन, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। विच इज योर राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ये कहा था जॉन ड्राइडन ने। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? स्पेशली नॉट को फोकस में रखना है। कौन सी इनमें से रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? ऑप्शन है हैमलेट, सभी जानते हैं रिवेंज ट्रेजेडी है। अगला देखते हैं, डचेस ऑफ माल्फी, वॉलपोन, गार्वेडक। क्या होगा इसका राइट आंसर? और साथ ही साथ आपको बताना है कि वॉलपोन किसने लिखा था और गार्वेडक किसने लिखा था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, हैमलेट रिवेंज ट्रेजेडी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डचेस ऑफ माल्फी इज आल्सो अ रिवेंज ट्रेजेडी। ओके, अब बात आती है वॉलपोन और गार्वेडक की। कौन सी इसमें से रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉलपोन। और किसने लिखा था इसे? इसके राइटर थे बेन जॉनसन। ठीक है, वॉलपोन बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शन? देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन टाइप दी हुई है और हमें ये बताना है कि ये किसकी है। ये कॉमेडी है, ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ये सटायर है या ट्रेजिडी है। एक बार स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट एक्शन। अब सीरियसनेस की बात हुई है तो क्या होगा, और इम्पॉर्टेंट एक्शन। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेजिडी। जहाँ सीरियसनेस हो वहाँ क्या होगी? ट्रेजिडी। ओके, अच्छा, शेक्सपियर की कॉमेडी का विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको बताना है। जो शेक्सपियरियन कॉमेडी की खासियत है वो क्या मानी जाती है? यस, इनकी कॉमेडी, शेक्सपियरियन जो कॉमेडी है, इनकी कॉमेडी की स्पेशलिटी ये है कि इनकी एंडिंग जो होती है वो मैरिज सॉन्ग से होती है। स्पेशली मैरिज की, कपल्स मिलते हैं, मैरिज होती है, इनकी कॉमेडी की ये स्पेशलिटी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? स्पेशली नोट पर फोकस करना है। ऑप्शंस हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टेम इमिटेशन ऑफ पॉप्स versification. Throughout his life, he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. Lyrical Ballads was published at Cockermouth. और डी है, द prelude was completed in 1805. Which is your right answer? Which is your right answer? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन सी लाइन सही नहीं है? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिरिकल बैलड्स वाज पब्लिश्ड टू कोकरमाउथ। दिस इज नॉट राइट। ओके, बाकी तीन स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। प्रिल्यूड कंप्लीट होता है 1805 में, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? यस, ये पॉस्टमसली पब्लिश हुआ था, यानी कि 1850 में, वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद। ओके, और तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ पीवी शैली? अब पीवी शैली के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए हमें पीवी शैली के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसमें से करेक्ट निकाल सकते हैं अपना ऑप्शन। इसके ऑप्शंस हैं, द अनफिनिश्ड वर्क, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ,
derived metrically and thematically from Dante and Petrarch? ऑप्शन बी है द सबटाइटल ऑफ एडोनियस, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। सी है हेलास, इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक रिबेलियन अगेंस्ट द ऑटोमन रूल्स, prophesies upon the curtain of futurity. ऑप्शन डी है इन अलस्टर द शैली हैड प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ अ यंग पोएट। क्या होगा इसका राइट आंसर? शैली का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से नहीं है? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द सबटाइटल ऑफ एडोनियस टू स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी, अब देखते हैं इसे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कोपरफील्ड? इनमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो डेविड कोपरफील्ड में अपीयर नहीं हुआ था? अच्छा, डेविड कोपरफील्ड को लिखा किसने था? हु इज द राइटर ऑफ डेविड कोपरफील्ड? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि डेविड कोपरफील्ड में कौन सा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता है। ऑप्शन है हेम, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, टॉमी ट्रेडल्स या डॉक्टर रैंक। विच इज आवर राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, देखिए इसमें हैम भी रिप्रेजेंट होता है, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग भी होता है, टॉमी ट्रेडल भी होता है, लेकिन डॉक्टर रैंक का नाम कहीं नहीं सुना होगा आपने डेविड कोपरफील्ड के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, For the world which seems to lie before us like a land of dream, ये स्टेटमेंट किसकी है? For the world which seems to lie before us like a land of dream is taken from which poem? ये लाइन कौन सी, किसकी पोएम से ली गई है? मैथ्यू आर्नोल्ड की, टेनिसन की, जॉन कीट्स की, पीवी शैली की? क्या होगा इसका राइट आंसर? और किस पोएम से ली गई है ये भी आपको बताना है। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय थॉमस हार्डी अपीयर्ड एनोनिमसली इन 1871? इनमें से कौन सा वर्क है जो थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया है और अपीयर्ड होता है एनोनिमसली? ठीक है, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, डेस्परेट रेमेडीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए इसका राइट आंसर तो है डेस्परेट रेमेडीज, लेकिन अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या कि ये टाइटल थॉमस हार्डी ने शेक्सपियर के कौन से वर्क से लिया था? बताइए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो टाइटल था वो थॉमस हार्डी ने किसके वर्क से लिया था? मतलब शेक्सपियर के कौन से वर्क से लिया था? तो वो वर्क था एज यू लाइक इट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शेक्सपियर के इस वर्क का एक सॉन्ग था जिस सॉन्ग के टाइटल को इन्होंने लिया था, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय कमला दास? इनमें से कौन सा वर्क है जो कमला दास ने नहीं लिखा है? ऑप्शंस हैं डिसेंडेंट, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, समर इन कैलकाटा, द अनफिनिश्ड मैन। देखिए ये तो बहुत ही फेमस वर्क है कमला दास का, समर इन कैलकाटा। ठीक है, और बताइए, बाकी तीन ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। डिसेंडेंट, ये भी कमला दास ने ही लिखा है। अब दो ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा होगा? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम या फिर द अनफिनिश्ड मैन। कौन सा वर्क ऐसा है जो कमला दास ने नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द अनफिनिश्ड मैन। ठीक है, ये कमला दास का वर्क नहीं है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉयज बिल इज रिटन बाय, अ बॉयज बिल किसने लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम फॉकनर। क्या होगा इसका राइट आंसर? अ बॉयज बिल। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये वर्क है बॉयज बिल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स रिटन बाय अर्नस्ट हेमिंगवे। अर्नस्ट हेमिंगवे ने कौन सा वर्क लिखा है? अ फेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर या फिस्टा। कौन सा वर्क है जो हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिस्टा। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल मैं फिर से दोबारा आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होंगी। और जिस किसी को भी ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा बार इनका प्रैक्टिस करें, मतलब एक बार अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो दोबारा भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, और मेरी हैंड राइटिंग भी। ओके, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक में एक्सप्लेन वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।